हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आज एक बार फिर आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक टॉपिक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स अगर आपके पास आपका खुद का हाउस है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन कैसे टैक्स देना पड़ता है वो हम इसमें सीखेंगे। टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, उस पर डिडक्शन क्या मिलती है और क्या और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 22 जो कि चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन मीन जो यहाँ से ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड है वो स्टार्ट होता है। हाँ, एक बात और, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 5 हेड में से एक बेसिक हेड होता है और एक इम्पॉर्टेंट हेड भी है। तो चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आपकी टैक्स पे प्रॉपर्टी तो आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा। तो कौन कौन सी 3 कंडीशन है ये देख लेते हैं। पहली है प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपेरेंटेंट देयर टू। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई लैंड, कोई गार्डन, कोई पार्क या फिर कोई कंपाउंड अटैच है तो उस पर भी वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड वो कह रहा है एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर एसएससी ही होना चाहिए। नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो ओनर के बिजनेस या फिर उसके प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। फिर आता है कॉम्प्यूटेशन। कैसे कंप्यूट करते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है जीएवी जो कि होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मीन्स कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी ग्रॉस एक वैल्यू क्या है, एनुअल वैल्यू क्या है, उसमें से हम लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। फिर हम आता है नेट एनुअल वैल्यू पे, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करके नेट एनुअल वैल्यू पे। फिर हमें कुछ बेसिक डिडक्शन मिलती है 24A की और 24B की। जब हम उसको डिडक्ट कर लेते हैं तब हमें मिलता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो ये वाला हमारा फिगर आएगा इस पे टैक्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि म्यूनिसिपल टैक्स लेस करता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स एक टैक्स होता है जो म्यूनिसपैलिटी लगाती है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन ये तभी अलाउड होगा अगर वो एक्चुअली में पेड हुआ है, अक्रूवल पे नहीं। अगर एक्चुअली में पेड हुआ है तभी अलाउड होगा, और पेड बाय द ओनर हुआ है तभी अलाउड होगा। अगर टेनेंट ने पेड कर दिया तो ये अलाउड नहीं होगा। फिर हमने देखा था यहाँ पे स्टेट्यूटरी डिडक्शन 24A की। तो 24A कहता है कि जो हम एक्सपेंडिचर अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको उसको और बेहतर बनाने के लिए या उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं तो वो अलाउड हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल अलाउड नहीं होंगे। हमें 30% ऑफ एनएवी अलाउड होंगे। यानी कि मान लो कि अगर आपका 30% से ज़्यादा हुआ है एक्सपेंडिचर तब भी 30% अलाउड होगा, और कम हुआ है तब भी 30% अलाउड होगा एनएवी का। फिर आता है 24B। ये हुआ है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड रेनोवेशन। यानी कि अगर हमने कोई लोन लिया है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी हमें अलाउड हो जाएगा। लेकिन वो कैसे अलाउड होगा, वो होगा एक्रूअल बेसिस पे हमें अलाउड होगा। और करंट पीरियड को जो इंटरेस्ट है वो फुल्ली अलाउड होगा, लेकिन जो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्रायर पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है। प्रायर पीरियड उस ईयर से स्टार्ट होएगा जहाँ से फाइनेंस जोन से फाइनेंशियल ईयर में हमने लोन लिया हुआ है उसके एंड से प्रायर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं कि कैसे हमें जीएवी फाइंड करना और कैसे उन पर टैक्स लगाना है। तो सबसे पहला केस आता है हाउस वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई हाउस वेकेंट है तो उस पर हमें कैसे टैक्स लगाना है, यानी कि उस हाउस को कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि जीएवी कैसे निकालनी है। जीएवी के लिए हम पहले देखेंगे फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू। पूरे 12 मंथ्स के लिए हमें देखना है, ये याद रखना, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू जोन सा हाइयर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम देखना स्टेप वन यानी कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से हाइयर वाला वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट, जो लोअर है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों 12 मंथ्स के लिए। फिर हमें थर्ड कैलकुलेट करना है ग्रॉस रेंट रिसीवेबल फॉर 12 मंथ। ग्रॉस रेंट रिसीवेबल फॉर 12 मंथ मतलब कि पूरे 12 महीने का कितना हमें रेंट मिलना था वो हमें कैलकुलेट करना है। और फिर हम देखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल में हमें कितना रिसीव हुआ वो देखना है। ये जब हम चार चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम इससे अपनी जीएवी कैसे निकालेंगे वो बताता है हमें फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप हमें बता रहा है अगर स्टेप 3
इज लेस देन स्टेप 2, स्टेप 3 यानी ग्रॉस रेंट रिसीवेबल कम है स्टेप 2 से, तो जो GAV है वो हमारा हो जाएगा स्टेप 1 वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। और अगर हमारा ग्रॉस रेंट रिसीवेबल ज़्यादा है इससे एक्सपेक्टेड रेंट से, तो जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो GAV हो जाएगा। तो ये तो होगी GAV। हम कैसे निकालेंगे? उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स, सेक्शन 24A की डिडक्शन, सेक्शन 24B की डिडक्शन, सब बेसिक तरीके से अलाउड है जैसे हमने कंप्यूटेशन में देखा था पीछे। फिर आता है स्टेप 2, केस 2, स्पेशल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि एक हमारे पास हाउस है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि हम खुद ही रह रहे हैं उस हाउस में, तो उस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो कहता है कि GAV तो नील होएगी उसमें, म्यूनिसिपल टैक्स भी नील होगा और NAV भी नील होगा, क्योंकि अगर NAV नील होगा क्योंकि GAV नील है, उसमें से हम कुछ लेस ही नहीं कर रहे तो जीरो ही होएगा। लेकिन जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है 24A की 30% वाली, वो भी नील होगी क्योंकि हम जीरो पे 30% लगाएंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 24B की हमें अलाउड हो जाएगी, मतलब कि लेकिन मतलब कि जो हम 24 पे हमने इंटरेस्ट वाली डिडक्शन वो हमें अलाउड हो जाएगी अप टू 30,000 तक के लिए, लेकिन ये जो 30,000 है वो 2 लाख तक के लिए अलाउड हो जाएंगे अगर ये गिवन चारों की चारों कंडीशन हमने पूरी फुलफिल कर दी। तो कौन सी 4 कंडीशन है? वो है लोन हैज़ टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, यानी कि अगर हमने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो हम 2 लाख की दे देंगे। लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो लोन है उसका सोल पर्पस यही होना चाहिए कि हमें अपना हाउस परचेज करना है या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना है। थर्ड, हाउस प्रॉपर्टी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम ईयर इन विच लोन हैज़ टेकन, जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए जो हम जब से हमने लोन लिया है। फोर्थ है कि हमें सर्टिफाइड इशू हो जाना चाहिए सर्टिफाइंग लीडिंग अमाउंट से। तो अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो गई तब तो हम 2 लाख की डिडक्शन दे देंगे, नहीं तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम 30,000 ही अलाउड करेंगे। ये था हमारा केस 2। फिर आता है केस 3। केस 3 है हमारा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर रिमेनिंग ईयर। इसका मतलब ये है कि मान लो एक घर है, 6 महीने तो उसमें आप खुद रहे और 6 महीने आपने उसको रेंट पे चढ़ाया, तो उस पर्पस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना टैक्स? तो पहले GAV देखते हैं। GAV वही फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू हायर देखेंगे उसमें से। स्टेप 2 में हम स्टेप 1 वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट देखेंगे, उसमें से लोअर देखेंगे, ये दोनों 12 मंथ्स के लिए देखेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट रिसीव, यानी कि जो 6 महीने का रेंट रिसीव हुआ है वो, और स्टेप 2 को कंपेयर करेंगे, जोन सा हायर होगा वो GAV मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है म्यूनिसिपल टैक्स 24A और 24B सेम मैनर में अलाउड होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये था हमारे केस 3। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट केस 4, वो है मल्टीपल हाउस। यानी मल्टीपल हाउस मीन्स मान लीजिए कि एक एक बंदा है मिस्टर ए, उसके पास 2 से ज़्यादा घर हैं, तो उस पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा? तो कहता है अगर SSC के पास 2 घर हैं जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केस 2 बन गया वो। लेकिन अगर SSC के पास 2 से ज़्यादा घर हैं तो उसमें क्या होएगा? तो उसमें कहता है कि मैक्सिमम 2 हाउस कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि अगर आपके पास 3 घर है तो उसमें से हम कोई भी 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे और अदर हाउस को डीम्ड लेट आउट, यानी कि मान लो आपके पास 3 घर हैं तो उसमें से SSC की मर्जी है, एट द ऑप्शन ऑफ SSC की मर्जी है कि वो किसी भी 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करे और किसी एक घर को डीम्ड लेट आउट करे। डीम लेट आउट मीन्स कि उसे मानना पड़ेगा कि हमने रेंट पे चढ़ाया और उसके अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने SSC के ऑप्शन पे छोड़ दिया। वो SSC की मर्जी है कि वो अपने कौन से 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करे और कौन से को डीम लेट आउट ट्रीट करे। अब वो जोन से अपने 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करेगा वो तो सेम केस 2 बन जाएगा हमारा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और जो डीम लेट आउट है उसमें हम वैसे GAV कैसे निकालेंगे? वही अपना जैसे हमने पहले निकाला था, फेयर रेंट वर्सेस म्यूनिसिपल वैल्यू, उसमें से हायर, स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट उसमें से लोअर, और वो हो जाएगा GAV। राइट। अब हम इतनी देर से मैंने आपको सारे बताए, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, इन सब का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। फेयर रेंट वो होता है रेंट एट सिमिलर बिल्डिंग इन सेम लोकेलिटी, यानी कि जो यहाँ पे आपका घर है उस लोकेलिटी में आसपास उस जैसी सेम बिल्डिंग का क्या रेंट चल रहा है वो होता है फेयर रेंट।
फिर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वो होता है जो कि रेंट डिटरमाइन करती है म्यूनिसिपैलिटी फॉर चार्जिंग हाउस टैक्स। जो म्यूनिसिपल ने आपके घर की जो वैल्यूएशन निकाल रखा है, रेंट निकाल रखा है टैक्स चार्ज करने के लिए, वो होता है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। फिर जो हमने बात करी थी स्टैंडर्ड रेंट की, जिसको हम स्टेप 2 में यूज़ करते थे हर बार, वो होता है हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। यानी कि कोई ओनर कितना हाईएस्ट रेंट ले सकता है एक रेंट कंट्रोल एक्ट का। एक रेंट कंट्रोल एक्ट एक एक्ट होता है इस सबको कंट्रोल करने के लिए, रेंट के लिए। नहीं तो ऐसे तो कोई कितना भी ज़्यादा रेंट लेते रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं है होगी। तो ये तो था हमारे कुछ बेसिक सिंपल। ये हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, वो सेकंड पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। और जो हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट में अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, और हाउस प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसमें क्या ट्रीटमेंट है, सबलेटिंग, कोनर प्रॉपर्टी, कंपोजिट रेंट एंड डीम्ड ओनर। ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, अगले पार्ट में हम देखेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।